क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो इकोनॉमिक्स है, टोटल आपके 8 यूनिट है। वो आठों यूनिट का सिलेबस आज समाप्त हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैंने अपने वादा पूरा कर दिया। जो 8 यूनिट है, आठों यूनिट के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसका सिलेबस जो है आठों यूनिट का मैंने कंप्लीट करा दिया। यानी ये आपका 4 से 5 मॉडल पेपर मैंने दिया है, वो भी काफ़ी शानदार शानदार मॉडल पेपर दिए हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सभी मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। उसके पहले ये क्लास आप लोग पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, चले तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपका सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया है। एग्ज़ाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, मैं आपके लिए अ, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी कराने बाकी हैं, तो वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ खड़ा है। एमसीक्यू जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको कराऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। न्यू बैच तो आप लोगों का स्टार्ट ही है 2025 एग्जाम के लिए, 2024 एग्जाम के लिए। यह जो क्लास है साथियों 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें आपके पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत। मॉडल पेपर 4 है, यानी क्लास आपका भी 4 है। लगभग लगभग 4 से 5 मॉडल पेपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। ठीक है, और आज के इस क्लास में 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करेंगे विथ पीडीएफ नोट्स। अगर आप क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। सब बिल्कुल फ्री में है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। क्लास सेंड किया रहता है, क्लास के नीचे पीडीएफ नोट्स रहेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना रिविजन करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम के साथियों। तो डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में, और माँ कुंभारी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, आप इससे संबंधित कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हो, उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। और मैं बात करूं लिखित एग्जाम की, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है। देखें, आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया विश्वविद्यालय में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपके लिखित एग्जाम होंगे, तो मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। आप लोग जिनका लिखित एग्जाम है वो भी जरूर जाके सारे क्लासेस को अटेंड कर लेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें आपका पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। MRS XY ढाल होती है, मांग वक्र का ढाल होती है, समलागत रेखा का ढाल होती है, या फिर अनधिमान वक्र का ढाल होती है, या कोई नहीं। बताइए, MRS XY ढाल होती है, किसका ढाल होती है? अनधिमान वक्र का ढाल होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारे पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, तो जो आय प्रभाव है यह निम्न या फिर हीन वस्तुओं की स्थिति में ऋणात्मक होता है। ठीक है, आय प्रभाव यानी जो आपका आय है, आपका इनकम है, वो ऋणात्मक कब होता है? हीन वस्तुओं की स्थिति में या फिर निम्न वस्तुओं की स्थिति में। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, किस वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होती है? गिफिन वस्तुएं, निम्न वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, या विलासिता की वस्तुएं। बताइए, किस वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव, ठीक है, ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है? तो यह गिफिन वस्तुएं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों, मैं आपका आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को, सॉरी, ये जो मॉडल पेपर है, इसे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करिएगा अपने साथियों के साथ। ठीक है, चले, मैंने आपका देखे हिंदी, ठीक है, हिंदी, इतिहास, प्राचीन इतिहास और सोशोलॉजी, ठीक है, और आपका आज इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी, प्राचीन इतिहास, इतिहास, समाजशास्त्र और आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इतना सिलेबस आज मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है, आज को लेकर के, ठीक है, इकोनॉमिक्स को लेकर के
पूरे मैंने सिलेबस आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो जो भी बाकी आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी और हिंदी या फिर एशियन हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री मेडाइवल हिस्ट्री, तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चैनल पर जाकर विजिट करेंगे तो आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। देखिए, ऋजु रेखाएं संबंधित हैं। ऋजु रेखाएं उपभोग से संबंधित है, विनिमय से, वितरण से या फिर उत्पादन से। ऋजु रेखाएं उत्पादन से संबंधित होती हैं, प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? परिवर्तनशील अनुपातों की नियम की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? कुल 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, पांचवे का। चलिए, छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? AC पीगू हैं, जॉन मार्शल हैं, प्रोफेसर हिक्स हैं या फिर सैमुअल्सन है? बताइए। प्रकट अधिमान सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेगा। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सैमुअल्सन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, सातवां प्रश्न आपका, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र निम्नलिखित भी कहलाती है? लंबा वक्र कहलाती है, लिफाफा वक्र कहलाएगी, समय वक्र या फिर भविष्य वक्र? बताइए। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ठीक है, निम्नलिखित भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो लिफाफा वक्र कहलाएगी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक गिफिन वस्तु के लिए उपयुक्त दशा है? गिफिन वस्तु के लिए उपयुक्त दशा है कि जो आय प्रभाव होता है ये प्रतिस्थापन प्रभाव से बड़ा होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी या शून्य होगी या फिर सभी? सीमांत उपयोगिता हो सकती है, तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया, सीमांत उपयोगिता शून्य होगी जब? सीमांत उपयोगिता जब शून्य तब होती है जब कुल उपयोगिता अधिक होती है, ठीक है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तब सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 है, उपभोक्ता का संतुलन वह बिंदु है जहां बजट रेखा तटस्थता रेखा के ऊपर है या फिर उपभोक्ता का संतुलन वह बिंदु है जहां तटस्थता रेखा जो बजट रेखा वो तटस्थता रेखा के नीचे है या फिर उपभोक्ता का संतुलन वह बिंदु है जहां बजट रेखा तटस्थता रेखा को स्पर्श करती है या फिर तटस्थता वक्र को काटती है? बताइए सभी लोग। बिल्कुल, उपभोक्ता का संतुलन वह बिंदु होता है जहां बजट रेखा तटस्थ रेखा को स्पष्ट करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है, व्यक्त अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024-25 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यक्त अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक JR हिक्स हैं, जॉन रॉबिन्सन है, पॉल सैमुअल्सन है या फिर मार्शल हैं? बताइए। बिल्कुल, पॉल सैमुअल्सन साथियों व्यक्त अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया, उत्पादन फलन संबंधित है उत्पत्ति के साधन से, कीमत से, लाभ से या बाजार से? उत्पादन फलन किससे संबंधित होता है? उत्पत्ति के साधन से, ठीक है, यानी प्रोडक्शन के साधन से उत्पादन फलन संबंधित होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, बाह्यताएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 3 या फिर 1? बाह्यताएं पूछा है, बाह्यताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का क्षतिपूर्ति मानदंड किसके द्वारा दिया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मैं घेरा कर रहा हूँ। देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का क्षतिपूर्ण मानदंड, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है कल्डोर हिक्स के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये जो मैं इस तरह से ब्रैकेट बनाता हूँ ये आपके दिमाग में छप जाएगा,
ठीक है, अगर आप आँख बंद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जी, बीए सेमेस्टर वाला इस प्रश्न का उत्तर ये बताए थे, यही होगा। ठीक है, हालाँकि आपका जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसा सेम प्रश्न नहीं छपेगा, यही प्रश्न छाप के देगा, ये जो उत्तर है आपका चौथे नंबर पे देगा, तीसरे पे या फिर दूसरे पे दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़े रहेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा मानदंड आर्थिक क्षमता को संदर्भित करता है जिसे निष्पक्ष रूप से मापा जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे जो पेरेटो इष्टतमता मानदंड का सिद्धांत है, ठीक है, ये मानदंड जो है आर्थिक क्षमता को संदर्भित करता है जिसे निष्पक्ष रूप से मापा जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 17 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, एक परिणाम परेटो इष्टतमता है यदि, बताइए। एक परिणाम परेटो इष्टतमता है यदि किसी को, ठीक है, किसी को भी बुरा व्यक्ति किए बिना किसी भी व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, परेटो इष्टतमता की स्थिति के अंतर्गत सत्य है, क्या सत्य है? पूर्ण प्रतियोगिता सत्य है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, उत्पादन एवं उपभोग में परेटो इष्टतमता का स्थान किसके द्वारा दिया गया है? तो उपयोगिता संभावना वक्र के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, भव्य उपयोगिता संभावना सीमा से लिया गया है, बताइए। अनुबंध वक्र से लिया गया है, परेटो वक्र से, या फिर लाफर वक्र से, या फिर उत्पादन संभावना वक्र से? भव्य उपयोगिता संभावना सीमा लिया गया है, बिल्कुल उत्पादन संभावना वक्र से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 है, कल्याण का अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कल्याण, ठीक है, कल्याण का जो अर्थशास्त्र है ये पीगू के द्वारा लिखा गया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, पीगू आर्थिक कल्याण एवं राष्ट्रीय आय के अनुसार है, प्रत्यक्ष संबंध है, या फिर व्युत्क्रम संबंध है, या फिर उदासीन संबंध है, या फिर व्युत्क्रम और उदासीन दोनों संबंध है? बताइए। पीगू आर्थिक कल्याण एवं राष्ट्रीय आय के अनुसार, ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 का है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रथम प्रमेय के अनुसार एक प्रतिस्पर्धी संतुलन पेरेटो इष्टतम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है आपका, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के दूसरे प्रमेय को एक जोखिमपूर्ण फेयरी टेल कथा अर्थशास्त्री विलियम बामोल द्वारा के रूप में माना जाता है, क्योंकि क्योंकि हमारी वास्तविक विश्व में इसकी शर्तों के पूरा होने की संभावना नहीं है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध अर्थशास्त्र की किन शाखाओं में मूल्य निर्णय शामिल नहीं है? तो सकारात्मक अर्थशास्त्र में, ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की ये एक ऐसी शाखा है जिसमें मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 का है, देखें, सकारात्मक अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ है, यानी सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो ये आर्थिक घटनाओं का विवरण एवं व्याख्या होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानक अर्थशास्त्र का कथन है? मानक अर्थशास्त्र का कथन कौन सा है, बताइए। बिल्कुल, न्यूनतम मजदूरी उचित है क्योंकि यह कार्य करने वाले गरीबों के लिए मजदूरी को बढ़ाती है। यह ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने वाले मानक कथन का चयन करें। यदि न्यूनतम मजदूरी में तीव्र गति से वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? तब श्रमिकों को कुल आय का उनका सही भाग प्राप्त होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है आपका, रिवीजन डिमांड थ्योरी किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है?
तो रिवीजन डिमांड जो थ्योरी पुस्तक है जे.आर. हिक्स की पुस्तक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, कथन है। बताइए किसका कथन है ये? तो जे.बी. से का कथन है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 क्या है? अपवाद रूप में मांग वक्र है, ठीक है। मांग वक्र का ढाल, अपवाद रूप में मांग वक्र का जो ढाल होता है वह दाएं ऊपर उठता हुआ होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये एक अलग मॉडल पेपर में इसको मैंने ग्राफ से भी समझाया था, ठीक है। तो जरूर बाकी सारे मॉडल को भी जरूर देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, व्यापार के वास्तविक लाभों का, ठीक है, व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए किस व्यापार शर्त का प्रयोग होता है? तो वास्तविक लागत का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक है। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले घटक प्रशुल्क नीति है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 है, 34 नंबर प्रश्न है, अन्य बातों के समान रहने पर यदि देशों में निर्यातों की पूर्ति लोचदार है तब व्यापार की शर्त उस देश के लिए क्या होगी? तो अनुकूल होगी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 है, व्यापार की शर्तों के जन्मदाता हैं, ठीक है। व्यापार की शर्तों के जन्मदाता हैं कौन है भैया? व्यापार की शर्तों के जन्मदाता प्रोफेसर मिल हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है आपका, सरकार की नीति देश की व्यापार शर्तों पर क्या प्रभाव डालती है? प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रोफेसर रिकार्डो, ये आपका गलत है। अप्रत्यक्ष प्रभाव बताइए। बिल्कुल, सरकार की नीति देश की व्यापार शर्तों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं तटकर नीति, कीमत स्तर, आर्थिक विकास या फिर सभी? तो ये सभी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक अर्थशास्त्री हैं। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ, सर टॉमस मन और कोलबर्ट, ये तीनों स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक अर्थशास्त्री। बहुत ही शानदार प्रश्न है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न नंबर 39 है क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, ठीक है, लगातार। स्वतंत्र व्यापार से हानि होती है, स्वतंत्र व्यापार से आत्मनिर्भरता के लिए घातक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 है, मांग का महत्वपूर्ण तत्व है निश्चित कीमत, निश्चित समयावधि, प्रभावी इच्छा। तो ध्यान रखेंगे, मांग का जो महत्वपूर्ण तत्व है ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रभावी इच्छा, निश्चित समयावधि और निश्चित कीमत। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, मांग का नियम। तो मांग का नियम गुणात्मक कथन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका? लगान की सर्वप्रथम एक स्पष्ट व संतोषजनक व्याख्या किसने दी? डेविड रिकार्डो ने दी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का नाम आधुनिक सिद्धांत से जुड़ा? तो देखें, किस अर्थशास्त्री? मार्शल हैं, पेगु महोदय हैं या फिर रॉबर्टसन है? बताइए किस अर्थशास्त्री का नाम आधुनिक सिद्धांत से जुड़ा है? बिल्कुल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है भैया? आभास लगान के प्रतिपादक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में 100%। जॉन मार्शल आभास लगान के प्रतिपादक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये जो ऑप्शन में मार्शल जी हैं डी ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में ए में भी आ सकते हैं। तो लगान, आभास लगान के प्रतिपादक जॉन मार्शल हैं। अच्छे से याद रखिएगा, पूरा ध्यान लगा के पढ़ा करिए, ठीक है। आभास लगान, तो जो आभास लगान है ये क्या है बताइए आप सभी लोग? बिल्कुल, TR-TVC है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 46 क्या है? प्रशुल्क करों की वह मात्रा जो एक देश द्वारा विदेशी आयातित वस्तुओं पर वसूल की जाती है, उक्त कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट प्रोफेसर एल्सवर्थ का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है? सीमा शुल्क लागू किया गया 1962 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है? 48 नंबर, सीमा शुल्क का प्रभाव होता है संरक्षणात्मक, भुगतान संतुलन में होता है और आगम में भी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया, उत्पादन की अनिश्चितता को कौन वहन करता है? भूस्वामी, उद्यमी या फिर श्रमिक? तो जो उद्यमी होता है यानी जो उद्योग करते हैं, ये उत्पादन की अनिश्चितता को वहन करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 49 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 50 क्या है? मजदूरी के लौह नियम प्रतिपादन किसने किया? यानी जो मजदूरी का लौह नियम है, इसको प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 100% फंसने वाला है आपके एग्जाम में। तो जे.एस. मिल ने, ठीक है, मजदूरी के लौह नियम को प्रतिपादित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 क्या है? मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से कौन अर्थशास्त्री संबंध है? सैमुअल्सन संबंधित है भैया। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है आपका? काब डगलस उत्पादन फलन की मान्यता है कि प्रतिस्थापन की लोच है। तो ये इकाई का लोच है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है? अल्पकाल में एक फर्म तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक कि कीमत से औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है भैया? दीर्घकाल में लागत रहती है परिवर्तनीय, स्थिर या फिर दोनों? जो दीर्घकाल में लागत होती है, लॉन्ग टर्म में जो लागत होती है, ये परिवर्तनीय है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 है आपका, दीर्घकाल में अध्ययन का विषय क्षेत्र होता है। दीर्घकाल में अध्ययन के जो विषय क्षेत्र होते हैं वे सीमांत लागत रेखा और औसत लागत रेखा दोनों होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 56 क्या है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है सीधी रेखा के रूप में, यू आकार में या फिर भी आकार में? बिल्कुल, यू आकार में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है? वह मूल्य जो मूल्य नियंत्रण के आधार पर बाजार में प्रचलित रहता है कहलाता है? तो यह संतुलन मूल्य कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है? जिस फर्म में उत्पादित वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होती है वह कहलाती है? साम्य फर्म कहलाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो ध्यान रखेंगे। इसको कहने वाले कौन थे? AC पीगू। ठीक है, पीगू ने कहा था कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जो पिता है पीगू को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 60 आपका लास्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य महोदय ने। दोस्तों इस क्लास को आगे जरूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट है। एक लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th सेमेस्टर में भी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।